नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम हिंदी पेपर सेकंड। इसमें आज हम जानेंगे मिहिर देव और शकराज का चरित्र चित्रण। ये दो ही चरित्र चित्रण बचे हुए हैं, दो ही पात्रों के। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखिएगा, मिहिर देव थोड़े ही समय के लिए रंगमंच पर आता है, परंतु उसका चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है। शकराज का वह आचार्य है। आचार्य के अनुकूल ही उसका व्यक्तित्व गंभीर और विवेक की दृढ़ता लिए हुए है, और अपने विचारों को वह स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कहना जानता है। फिर चाहे वो किसी को भले लगे अथवा बुरे, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। मिहिर देव के जीवन का आदर्श बहुत ऊंचा है। मिहिर देव के लिए राजनीति ही सब कुछ नहीं है। राजनीति से ऊपर वो मानवता को सर्वोपरि स्थान देता है, और इसी की शिक्षा वो शकराज को भी देता है। वो कहता है कि राजनीति ही मानव के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे ही नीति से हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव से संबंध है। राजनीतिक ही छलताओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। नारी जाति के सम्मान का मिहिर देव कट्टर समर्थक है। नारी जाति का अपमान करना, उनके स्नेह को तोड़ना मिहिर देव की दृष्टि में भयंकर अपराध है। जिस प्रकार कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया था, उसी प्रकार कोमा ने भी मिहिर देव की छत्रछाया में पली हुई होती है। बड़े स्नेह से पुत्री के समान मिहिर देव के हाथों कोमा का पालन पोषण हुआ है। कोमा की भलाई ही मिहिर देव ने सदा सोची है। मिहिर देव प्रकृति के शांत वातावरण का पुजारी भी है, क्योंकि जब शकराज ने मिहिर देव को सुख सुविधा संपन्न जिंदगी छल कपट के माध्यम से देनी चाहिए, तब उन्होंने शकराज का साथ छोड़ दिया और उन्होंने इस सुख सुविधा की जिंदगी त्यागा और कोमा को भी अपने साथ चलने को कहा। आचार्य मिहिर देव एक भविष्य वक्ता के रूप में भी दिखाई देते हैं। जब कोमा मिहिर देव के साथ चलने में हिचकिचाती है, तब वे आकाश स्थित धूमकेतु को दिखलाते हुए कहते हैं, तू नहीं मानती? देख वो नीला आकाश में धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की कैसे भयानक संकेत कर रहा है। मिहिर देव की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। शकराज और उसकी सेना नाश प्राप्त होती है। आचार्य मिहिर देव का स्थान नाटक में विशेष महत्व नहीं रखता। उनके ना होने पर भी नाटक के मूल कथा में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी मिहिर देव का अभाव हमें एक संवेदनशील, अन्याय विरोधी, प्रकृति पुजारी, दार्शनिक पुरुष के रूप में वंचित करेगा। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद जी के प्रायः सभी नाटकों में हमें एक न एक ऐसा पात्र अवश्य ही दृष्टिगत होता है जो दार्शनिक और आचार्य होता है, राजा जिसका आदर सम्मान करते हैं, जो विश्व कल्याण मानवता का पुजारी होता है, भविष्यदर्शी होता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के आचार्य मिहिर देव भी ऐसे ही पात्र हैं। तो ये हुआ मिहिर देव का चरित्र चित्रण। अब आप अगला चरित्र चित्रण लिखेंगे शकराज का। शकराज का चरित्र चित्रण हेडिंग डालिएगा। शकराज का संबंध नाटक के द्वितीय अंश से है, परंतु इस थोड़े से ही प्रसंग में नाटककार ने उसके चरित्र की अनेक भंगिमाओं पर प्रकाश डाला है। नाटक के घटनाक्रम के विकास में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभ में ही हम शकराज को बर्बर एवं कठोर देखते हैं। दया, ममता, करुणा और कोमलता से उसका हृदय सर्वथा अछूता है। अपनी बर्बर प्रवृत्ति के कारण वह कोमा के कोमल प्रेमी हृदय को चोट पहुंचाता है। बर्बर और कठोर शकराज का हृदय दंभ और अहंकार से परिपूर्ण है। दंभ की इस भावना के कारण वह किसी से अपने को छोटा नहीं बनाना चाहता। कोमा का प्रेमी शकराज बर्बर, दंभी, अहंकारी तो है ही, विलास प्रिय भी है। उसे स्फूर्ति के लिए शीतल जलधारा नहीं, अपितु मदिरा के प्याला ही चाहिए। खिंगल से यह समाचार सुनकर कि रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वह खुशी से झूम उठता है। इस विजय के उपलक्ष्य में नृत्य गान का आयोजन किया जाता है, जिसमें खूब मदिरापान होता है। अपनी विलास प्रिय मनोवृत्ति के कारण ही ध्रुवस्वामिनी को अपनी अंकशायिनी बनाना चाहता है। कोमा के शुद्ध निर्मल प्रेम को ठुकरा शकराज प्रेम के क्षेत्र में विश्वासघाती भी है। पहले तो वह कोमा से प्रणय निवेदन कर प्रेम को प्राप्त करने में सफल होता है, परंतु बाद में शकराज कोमा को अपनी भावी पत्नी मानने से इनकार कर देता है।
अब वह कोमा को नहीं ध्रुवस्वामिनी को चाहता है। यद्यपि शकराज पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता है, परंतु शकराज के हृदय में दृढ़ता और पौरुष नहीं है। धूमकेतु के उदय से अमंगल की आशंका उसे भयभीत और शंकित बना देती है। शकराज शकों का अधिपति है। अपनी समस्त चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण उसके चरित्र में दृढ़ता नहीं, परंतु इन सब के उपरांत भी वह एक कुशल राजनीतिज्ञ है। वह रामगुप्त की दुर्बलता को जानता है और इस अवसर से पूरा लाभ उठाता है। वह चारों तरफ से गुप्त शिविर को घेर लेता है और अपना अपमानजनक संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए रामगुप्त को बाध्य करता है। रामगुप्त के सैनिक शिविर पर आक्रमण करने वाला शकराज इसमें संदेह नहीं वीर और साहसी पुरुष रहा होगा। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय में शकों को पराजित किया था। यही नहीं, सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने विजय के उपहार में ध्रुवस्वामिनी को भी ले आए थे, जिसका संबंध शकराज से स्थिर हो चुका था और इसीलिए शकराज के लिए यह घोर अपमानजनक विषय था और अपने इसी अपमान का बदला एक वीर और साहसी पुरुष होने के नाते वह रामगुप्त से लेता है और ध्रुवस्वामिनी को पुनः प्राप्त करना चाहता है। शकराज का चरित्र सचमुच ही जटिलता धारण किए हुए है। हमें उसके चरित्र में अनेक विरोधी भंगिमाएं मिलती हैं। वह एक और जहां पौरुष की दर्पदीप्ति मूर्ति है, पौरुष को ही भाग्य का नियामक मानने वाला है, वहीं धूमकेतु को देखकर भयभीत होने वाला कायर हृदय व्यक्ति भी है। वह कुशल राजनीतिज्ञ भी है, परंतु उसकी राजनीति का आदर्श बड़ा बर्बर है। हृदय से कठोर होते हुए भी वह कोमा से प्रेम करता है, परंतु उसका प्रेम स्वार्थ और विलास की मलिन छाया से आच्छन्न है। प्रसाद जी के अन्य पात्रों की भांति शकराज का चरित्र स्थिर नहीं है। वह बड़ा विकासमान रूप लिए हुए है। प्रारंभ में शकराज का चरित्र एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में लिए हुए है, परंतु बाद में ध्रुवस्वामिनी की प्राप्ति का समाचार सुनकर वह कोमा को भूल जाता है और उसका प्रेम स्वार्थ का कलुष रूप लिए हुए दिखाई पड़ता है। शकराज का यह चरित्र चित्रण सचमुच बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार लिए हुए है। इस पात्र के चरित्र चित्रण में नाटककार ने अपनी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ का सुंदर परिचय दिया है। शक जैसी बर्बर और असभ्य जाति के अधिपति शकराज के चरित्र में जिन अपेक्षाओं का होना विशेष है, उन सभी का दिग्दर्शन नाटककार ने बड़ी कुशलता से किया है। शकराज के प्रारंभ का दृढ़, तेजस्वी और पौरुषमय व्यक्ति अंत में पतन को प्राप्त होता है और उसके इस पतन का कारण है उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं, बर्बरता, अहंकार और विश्वासघात। वास्तव में दंभी और अहंकारी व्यक्तियों का पतन इसी प्रकार होता है। शकराज के चरित्र द्वारा नाटककार ने इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को हमारे सामने रखा है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हालांकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार नहीं पूछा है, इनफैक्ट कभी भी नहीं पूछा है, बट ये आपके जानकारी के लिए आवश्यक है। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।